नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी, दैट इज गैसियस स्टेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट हमारा हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज गैसियस स्टेट। तो देखो गैसियस स्टेट को हमने सॉलिड स्टेट को समझा, एक एक्टिविटी से समझा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड कैसे होता है, रिजिड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। उसी तरह से हमने लिक्विड को समझा कि लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जिस बीकर में डालो उसी की शेप ले लेते हैं। सॉलिड रिजिड होता है तो लिक्विड कैसे होता है, फ्लूइड होते हैं, वो फ्लो कर, ये हमने समझा था। और पर लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम है। ऑन द अदर हैंड सॉलिड में हमने क्या देखा था, उनकी फिक्स बाउंड्री होती है। समझ आ रहा है? ठीक है। इसी तरह से एक एक्टिविटी को देखते हैं। ये जो एक्टिविटी 1.11 है, इससे हमें क्लियर होगा कि गैस जो होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको, ये एक्टिविटी क्या है, आपको कहा जा रहा है टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in the figure 1.4, as shown in the figure 1.4। देखो जी, ये आपकी फिगर, ये आपकी फिगर, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है आपको इस तरह की 3 सिरिंज दे, कितनी लेनी है, 3। और यहाँ पर आगे आपको वो पिन नहीं लगानी, सुई नहीं लगानी है। यहाँ पर आपने इसको एज इट इज छोड़ देना और इसको रबर कॉर्क से क्या करना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, रबर कॉर्क लगा। डॉक्टर यूज करता है ना सिरिंज का, पर आगे वो पिन लगाता है, आपको पिन नहीं लगानी है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है आपको। हाँ जी। टेक 300 ml syringes एंड क्लोज देयर नोजल, नोजल को क्लोज करो। इससे क्लोज करना है, रबर कॉर्क से, एज शोन इन द फिगर 1.4। ठीक है जी। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। तो सभी सिरिंजेस से आपको इस पिस्टन को क्या करना है, रिमूव करना है। देखो ये आपका पिस्टन, तो आपको कहा जा रहा है सभी से पिस्टन को हटा दो। तीनों सिरिंजेस से आपने पिस्टन को हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद तो पॉइंट 1 हो गया क्लियर, और पॉइंट 2 क्लियर हो गया, ठीक है। देन फिर क्या कहा जा रहा है आपको, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड। एक सिरिंज में कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो, जैसे आपने वहां से पिस्टन को हटाया तो उसमें एयर तो चली गई, उसमें क्या चली गई, एयर। तो उसमें आपने एयर, अनटच का मतलब एक सिरिंज में वो कह रहा है अनटच, अनटच का मतलब उसमें क्या है, फिर एयर है, यानी कि उसमें गैस। क्या है, गैस। और दूसरी जो सिरिंज है उसमें आपने वाटर भर दिया। एक अनटच का मतलब वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब उसमें एयर तो चली गई, जैसे आपने हटाया उसमें क्या आ गई, एयर आ गई, उसमें गैस आ गई। सेकंड वाले में आपने क्या रख दिया, वाटर, वाटर का मतलब इसमें आ गया लिक्विड। एंड पीसीज ऑफ चौक इन द थर्ड, और थर्ड वाले में क्या रखा है आपने, पीसीज ऑफ चौक। पीसीज ऑफ चौक, चौक का मतलब आपने क्या डाला इसमें, सॉलिड डाला। क्या डाला आपने, सॉलिड डाला। ये बात समझ पा रहे हो? तो तीनों में आपने ले लिया, एक में क्या लिया आपने, गैस। जो खाली वाला उसमें क्या है, एयर है, गैस। एक में आपने वाटर डाला तो उसमें क्या हो गया, लिक्विड। तो थर्ड वाले में आपने डाला चौक। चलो मैं अब आपसे कुछ, तो एक तरह से आप ये समझ पा रहे हो, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं, मान लेते हैं ये आपका सिरिंज है जिसमें क्या है, एयर है, और ये इसके ऊपर क्या है, पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। फिर ये जो है आपका सिरिंज, इसमें क्या है, वाटर है, और इसके ऊपर भी क्या है, पिस्टन है। इसके ऊपर भी क्या है, पिस्टन है। ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से थर्ड जो सिरिंज है, थर्ड थर्ड सिरिंज, इसमें क्या है, चौक। इसमें क्या है, चौक। ठीक है, और इसके ऊपर फिर ये क्या, पिस्टन है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब आप इस पिस्टन को प्रेस करोगे, तो आपके हिसाब से एयर वाला जल्दी प्रेस होगा, सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, या वाटर वाला होगा, या सॉलिड वाला होगा? पूरी तरह से पिस्टन किस में प्रेस होगा, एयर में। क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, तो पार्टिकल दबते चले जाएंगे, दबते चले जाएंगे। और इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, लेकिन एयर से कंपैरेटिवली कम होता है। जितना स्पेस है ये भी कंप्रेस होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। ये ज्यादा करोगे तो ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ब्रेक कर जाए। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है? ठीक है। तो लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। ये भी क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तक क्लियर हो गया एक्टिविटी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है आपको, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। आपने पिस्टन को हटाया हुआ था, सभी सिरिंजेस के ऊपर आपने पिस्टन लगा। यू मे अप्लाई सम वेस्टिन, आप वेस्टिन भी लगा सकते हो पिस्टन के साइड में। उससे क्या होता है कि वो इजीली वो पुश कर सकते हो आप, ठीक है, इजीली मूव करे, स्मूथली।
बिफोर इंसर्टिंग, पिस्टन को लगाने से पहले आपने क्या कि जैसे मान लो ये पिस्टन है तो आपने यहाँ पर वैसलीन लगाया ताकि वो इजीली क्या हो जाए, पुश हो जाए इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ फ्लो। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। ठीक है, तो जब आप इसको पुश करोगे, जब आप इसको पुश करोगे तो आपसे पूछा जा रहा है what do you observe, in which case was the piston easily pushed in, and what do you infer from your observation। तो ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि भैया गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो आपकी जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और हाईली कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं कि गैसियस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेस, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। समझ आ गया? अच्छा, आप देखो, अब गैसेस हमने कहा कि हाईली कंप्रेसिबल तो होती है, लेकिन इतनी बात भी समझ में आ रही है कि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो ये जो हॉल है, इसमें अभी देयर अबाउट 25 चेयर्स, 25 to 30 चेयर्स। ठीक है, अब इनको अगर मैं खुला खुला लगा दूं, ये तो फिर भी साइड का एक के साथ एक जुड़ के रखेंगे, बहुत ही ज्यादा गैप में रखूंगा तो कितनी चेयर आएंगी, नहीं आएंगी, 8 ही कितनी आएंगी, 8 या 10 ही है। अभी 25 के आसपास है, मोर देन 25 होगी, लेकिन फिर आपकी ये 8 है 10 ही, जैसे एक लगाई फिर वहां पर है, तो ऐसी रो में कितनी होगी, 10 इधर होगी, चार चार रो इधर में, 8 इधर होगी, 8 इधर, 15-16 ही आ पाएंगी। तो कहने का मतलब है गैसेस, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो क्या होता है, जब बड़े फैले हुए होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, फैले हुए। तो जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए गैस के टर्म्स में उतनी क्वांटिटी नहीं आ पाती। मेरी बात समझ पा रहे क्या कह रहे हैं? अब देखो आगे एक वर्ड यूज हो रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसलिए हम गैस को जब हम किसी सिलेंडर में डालते हैं, जो आपके घर में भी आता है एलपीजी, उसको हम लिक्विफाइड फॉर्म में डालते हैं। अब लिक्विफाइड फॉर्म में कैसे होगा, ये आपके देखो पार्टिकल्स है, अब ऐसे समझो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये गैसियस पार्टिकल्स, ये क्या है, गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है, गैसियस पार्टिकल्स। अब इनके बीच में काफी गैप है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसके ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया, एक प्रेशर अप्लाई कर, क्या अप्लाई कर दिया, एक प्रेशर। किसके थ्रू अप्लाई किया है, सॉर्ट ऑफ एक पिस्टन के थ्रू आपने प्रेशर अप्लाई कर। जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे पार्टिकल्स क्या है, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे। तो ये जो गैप हो गया वो लिक्विड वाला गैप है। तो जो आपकी नॉर्मल गैस थी वो अब लिक्विफाइड हो, क्योंकि पार्टिकल्स को कंप्रेस करने से अब उनके बीच में गैप कम हो गया, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया कंपेयर टू द गैसियस पार्टिकल, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इससे क्या बेनिफिट हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स अब आप इसमें ले सकते, या आपने जगह कम कर दी, जैसे मैं अब ये स्पेस कम कर दूं तो और चेयर आ सकती के बीच का स्पेस कम कर दूं, मैं कहूँगा जगह है और चेयर रख सकते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, इसीलिए जब हम सिलेंडर वगैरह पे जो हम गैस रखते हैं वो लिक्विफाइड हो, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, लिक्विफाइड होते हैं। आपके घर में जो होता है, अब अच्छा क्वेश्चन ये बनता है अब आपके दिमाग में, अगर सर अगर वो लिक्विड फॉर्म में होती है तो जब हम गैस ऑन करते हैं वहां तो लिक्विड दिखाई नहीं देता, वहां तो गैस ही निकलती है। हाँ, यस, वेरी गुड। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे आप उसका नोजल ऑन करते हो तो गैस बाहर आती है, बाहर आके पार्टिकल्स फैल जाते हैं, यानी कि उनके बीच का गैप फिर खुल गया। पहले दबा के रखा हुआ था तो लिक्विड थे, जैसे ही बाहर आया वो क्या हो गया, उसका जो प्रेस हुए थे पार्टिकल्स वो क्या हो गए, खुल गए, यानी कि प्रेशर हट गया। प्रेशर हटने से दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसेस में। इसलिए जब हम उसको ऑन करते हैं या किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, सिलेंडर के अंदर तो गैस लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे नोजल ऑन किया जाता है, जैसे ही वो गैस पार्टिकल्स बाहर आते हैं वो स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। फैलने का मतलब उनके बीच का गैप पहले की तरह ही हो जाता है, तो वो फिर एयर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में चलते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। ये कंप्रेस, इसको प्रेस किया जाता है तभी तो लिक्विफाइड है, अभी तो ये क्या आपका लिक्विफाइड है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी आपने देखा होगा जो गाड़ियों में सीएनजी भरी जाती है, इज यूज्ड एज फ्यूल दीस डेज इन व्हीकल। क्यों? ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो व्हीकल में आ जाए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड
देखो जब गैसियस पार्टिकल्स का लार्ज वॉल्यूम यानी कंप्रेसिबल फॉर्म है वो कैसे हो सकता है, या तो भैया प्रेशर को क्या कर दो, बढ़ा दो, अब प्रेशर लगा देना इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या तो प्रेशर से उनको क्या कर दो, दबा दो, समझा क्या, इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इज, तो क्या किया जाता है, गैसियस पार्टिकल को कंप्रेस करके छोटे से छोटे सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में भरा जाता है। छोटे सिलेंडर में ज्यादा क्वांटिटी में भरने से क्या होगा, छोटे सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reaches us? The particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even further. The smell of the hot cooked food reaches us in second. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. अब ध्यान से समझो, आपको ये कहा जा रहा है कि भैया जैसे आप घर पर आए और घर पर आए मम्मी कुछ खाना बना रही, खाना भी बन रहा है, खाना गर्म है, खाना बन रहा है तो खाना क्या है, गर्म है। जैसे कि मान लो अभी मम्मी कुछ बना रही है, ठीक है, खाना बन रहा है, खाने से क्या हो रहा है, यहाँ से गैसेस पार्टिकल्स निकलते हैं, घर से देखा ना कैसे गैसेस पार्टिकल्स निकलते हैं। अच्छा फिर यहाँ पर एयर भी है रूम में, एयर में भी पार्टिकल्स है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये एयर पार्टिकल्स में बहुत जल्दी जाके क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और फिर एयर के साथ साथ ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ जाते हैं। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यही फिर खाना बना हुआ है, यहाँ पे खाना बन रहा है, बना के मम्मी ने रख दिया, 2-2.5 घंटे से खाना बना हुआ तो अब ठंडा हो चुका है, तो क्या इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है, नहीं, लो है। अब आप क्या, आप यहाँ अगर मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप कॉर्नर ऑफ द रूम में हो कहीं पे भी, तो आपके पास आ जाएगी, नहीं, आपको खुद यहाँ पे जाना पड़ेगा, आप स्मेल करोगे तब पता चले, अपने आप नहीं आएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डाउन। तो टेम्परेचर कम होने से पहले भी बताया था मैंने, डिफ्यूजन का रेट हो जाता है कम, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो उससे क्या हो जाता है, डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, फटाफट वो एयर पार्टिकल्स में जाके क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, और डिफ्यूज होने की वजह से आपके नोस्ट्रिल्स तक स्मेल बहुत जल्दी आ रही है। तो ये जो पॉइंट कहा जा रहा है ये समझ पा रहे हो आप, द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, तो ये किसकी बात हो रही है, डिफ्यूजन की। यहाँ पर क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, स्प्रेड फ्रॉम द किचन, किचन से हमारे तक आ जाती है, जहां हम कहीं भी रूम में बैठे, reaches us and even further. The smell of hot cooked food reaches us in second. अगर खाना गर्म है सेकंड में आप तक स्मेल आ रहा है, क्या बात? क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid due to the high speed of particles and large space between them. कि पार्टिकल्स की स्पीड भी ज्यादा है और उनके बीच में क्या है, स्पेस भी ज्यादा है, उनके बीच में क्या है, स्पेस भी ज्यादा है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, स्पेस ज्यादा है इजीली मूव करेंगे, भीड़ भाड़ में तो मूव होगी नहीं, स्पेस ज्यादा तो इजीली फटाफट मूव करते हैं और इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो गैसियस पार्टिकल्स में, अच्छा गैसियस टू गैसियस डिफ्यूजन सबसे जल्दी होता है क्योंकि गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है। कौन सा रहा है, लिक्विड टू गैसेस उससे कम रेट पर, और सॉलिड टू गैसेस वो तो सबसे कम, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, स्पेस बड़ा होता है तो बहुत ही रैंडम स्पीड में मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं। रैंडम मूवमेंट समझ दो, जैसे ये पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं zigzag मोशन, ठीक है, तो वो एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल को भी प्रेशर से हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, तो ये जो गैसियस पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, तो हम कहते हैं ना गैसियस पार्टिकल्स जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट, यानी कि एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, पार्टिकल्स क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर,
वो प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट होता है? देखो भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, भी आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, फोर्स पर यूनिट का मतलब समझो, जैसे कि मान लो, देखो ये कंटेनर है, राइट, ये कंटेनर, ठीक है, और यहां मैंने ये ये इतना मैंने एक एरिया ले लिया, ठीक है। इसकी ये साइड भी कितनी है, मान लेते हैं 1 मीटर, और ये साइड भी कितनी है, 1 मीटर। तो ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 1 इंटू 1, तो ये कितना एरिया हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 का मतलब होता है यूनिट। तो पर यूनिट एरिया, तो जब पार्टिकल इतने एरिया में जब स्ट्राइक करेंगे, जब पार्टिकल इतने एरिया में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उसको कहा जाता है प्रेशर। पार्टिकल प्रेशर क्या है? पार्टिकल एक फोर्स के साथ इसको हिट करेगा। कितने एरिया को हिट कर रहा है? पर यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया। जब पार्टिकल एक फोर्स के साथ इसको हिट करता है, उसी को कहा जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस पार्ट, जो बहुत हाई रहता है। समझ पा रहे हो? पार्टिकल जब आ रहा है तो वो क्या लगा रहा है उसके ऊपर? तो बड़े फोर्स के साथ आ रहा है ना, फोर्स के साथ इसको हिट कर रहा है, और किसको हिट कर रहा है? यूनिट एरिया को। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक तो एक दूसरे को हिट करते हैं, और कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, तो प्रेशर जो गैसियस पार्टिकल एक्सर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, किसकी वजह से होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो यही तो फॉर्मूला होता है। पार्टिकल्स ने क्या लगाया? फोर्स पर यूनिट एरिया पर, तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रेशर। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या आता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आपको पता है भैया, जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल आता है आइस का। आइस क्या है? सॉलिड है, और फिर आइस मेल्ट होकर क्या बन जाती है? वाटर। तो ये लिक्विड फॉर्म हो गया, और वाटर को आगे फिर और हीट करोगे तो वो वाटर वाटर वेपर हो जाता है, वो गैस। अब ऐसा कैसे होता है, ये पूछ रहे हैं। अब बात ये आती है कि ऐसा जो हो रहा है वो कैसे पॉसिबल हो? व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको करो रीड करके। पहले आप समझो कि एक्चुअली ये प्रोसेस है क्या। देखो सॉलिड जो होता है, जैसे ये सॉलिड, सॉलिड हो गया आपका। सॉलिड में आपको पता पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। पार्टिकल्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले इतनी बात समझ पा रहे हो? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई। ये बात क्लियर होगी आप? ठीक है, अब आपने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया। इसका हीट करने से क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि एनर्जी आ गई ना। एनर्जी आ गई तो मूवमेंट बढ़ना शुरू होगी। पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हुई, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो गई। पार्टिकल्स ने उसको ओवरकम कर, यानी कि जो ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये फोर्स ब्रेक होना शुरू हो। तो जैसे जैसे फोर्स को उन्होंने ओवरकम किया, पार्टिकल्स दूर होना शुरू हो गए। यानी कि जिस फोर्स से हम जुड़े हुए थे, एनर्जी ताकत आ गई, ताकत आ गई, तो आपने उस फोर्स को ब्रेक कर दिया। अब आपके बीच में क्या हो गया? गैप। जैसे आपके बीच में गैप आ गया, तो यही जो आपका सॉलिड था, ये क्या बन गया? लिक्विड। यही जो सॉलिड था वो आपका क्या बन गया? लिक्विड। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने यहाँ पर हीट दी है, यानी कि ये जो एनर्जी दी है,
वो एनर्जी कहां पर यूज होगी, इस फोर्स को ब्रेक करने। समझ पा रहे हो चीज को, जो आपने यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोवाइड की है वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, इनके बीच में जो ये फोर्स था उसको तोड़ने में। वो एनर्जी कहां पर यूज हो गई इसका क्योंकि आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि बर्फ और बर्फ वाला पानी सेम उतना ही ठंडा हो, अगर आप हाथ डालो तो उतना ही ठंडा हो। क्वेश्चन ये बनता है कि भैया बर्फ से पानी बना है, और जब बर्फ से पानी बना तो उसको उसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसका टेम्परेचर फिर कम, इसका टेम्परेचर जो है ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पानी से ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन वो अभी जब जब बर्फ से पानी बन रहा होता है उस टाइम पे दोनों को देखोगे सेम टेम्परेचर है। उसका मतलब वो जो टेम्परेचर या हीट एनर्जी है वो कहाँ गई, वो हीट एनर्जी जो है इनके बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक करने में यूज होती है, यानी कि वो इसमें क्या हो गई, हिडन हो गई। हिडन इन द सेंस वो हीट एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, उसको तोड़ने में यूज हो रही है। इसलिए टेम्परेचर दोनों का सेम। इस एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट। क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट, जो फोर्स को क्या कर रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फोर्स को क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझो, सॉलिड से जो लिक्विड में जाते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। सॉलिड से जो लिक्विड में जाते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। तो फ्यूजन वाले प्रोसेस में की वजह से इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतनी बात समझ में आ गई। चलो जी थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, लिक्विड आ गया। क्या आ गया, लिक्विड। लिक्विड से किस में चेंज करना है आपको, गैस में। अब जो आपके पास पानी रखा हुआ, जो आपके पास वाटर है, उस पे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। फिर आपने इसको हीट करना शुरू किया, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाया। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, इसकी वजह से ये और फ्री होना शुरू हुआ। यानी कि जो अब देखो भाई ये इतने इतने गैप में है तो अभी कुछ तो फोर्स है ना इनके बीच में, तभी इससे आगे नहीं जा रहे हैं। यानी कि जो वो फोर्स है वो भी ब्रेक हो गया, अब इनके बीच का जो गैप है वो और बढ़ गया और बढ़ गया। यानी कि अब कुछ पार्टिकल्स जो है वो ऐसे हो गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। समझ पा रहे हो, तो फिर क्या हुआ, जो आपने हीट प्रोवाइड की वो कहाँ यूज हो गई, वो यूज हो गई इनके बीच में जो ये फोर्स है जिसने इनको इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ था उसको ब्रेक कर देना। तो यहां पर भी उस हीट को क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट। लेकिन लिक्विड से जब हम वेपर में जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। तो इसको कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी समझ में आ गई, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.1। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1, दिस इज द एक्टिविटी 1.1, ठीक है। एक्टिविटी 1.12 में देखो आपको क्या कहा है, आपको कहा जा रहा है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब्स इन कांटेक्ट विद द आइस। तो अगर आप फिगर में देखो तो इस तरह से, अब आपने यहाँ पे बीकर में क्या लिया है, आपने बीकर में लिया आइस, और इसमें आपने एक थर्मोमीटर डाला, थर्मोमीटर ये आपने इस पे डाला लेबोरेटरी। समझ आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में कहा गया उतनी बात समझ पा रहे हो, क्या कहा गया आपको, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर, बीकर में कितनी आइस थी, 150 ग्राम, एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब, इसका जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है आंसर, ठीक है। फिर आगे आपको क्या कहा जा रहा है, अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो। अब आपको कहा जा रहा है कि बीकर को आप हीट करना शुरू करो। बीकर में क्या है, आइस, ठीक है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, उस टेम्परेचर को आपने नोट करना है जब आइस जो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मेल्टिंग,
तो जिस टेम्परेचर में आइस से वाटर मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। फिर क्या कहा जा रहा है? नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब ये पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको उस टेम्परेचर को क्या करना है? नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इतनी बात क्लियर होगी? नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट। अब सॉलिड से लिक्विड हो गया, फिर अब आपने हीट करना शुरू किया। while stirring till the water starts boiling, और तब तक आपको उसको ग्लास रोड जो आपने उसमें डाली है, ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ये अब ग्लास, इसको बोलते हैं ग्लास स्टीर। अब पानी बन गया ना, आइस में तो स्टीर का कोई काम है नहीं, वो तो वैसे सॉलिड था, अब वो पानी बन गया। अब उस पानी को आपने ऐसे ऐसे स्टीर कर, और तब तक स्टीर करना है जब तक वो बॉयल होना शुरू ना हो। यही कहा जा रहा है, देखो, while stirring till the water starts boiling, keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has evaporated। तो तब तक आपको थर्मामीटर में आई टेम्परेचर को नोटिफाई करना है जब तक वो पूरा का पूरा वेपराइज ना हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस। अब आपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब देखो, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या देखो? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे सॉलिड का मतलब जैसे आपने आइस का टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज कर। जैसे आपने आइस का टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज कर दिया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, यही बताया था कि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। और जैसे ही उनकी एनर्जी बढ़ गई, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आ गई। पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होना शुरू हो गया विद ग्रेटर स्पीड। इसका मतलब जो आपने एनर्जी दी है, जो ये एनर्जी है, जो आपने एनर्जी सप्लाई यानी कि हीट किया आपने, कहाँ यूज हो गया? वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझो। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीट करने से जो एनर्जी की सप्लाई की गई है, वो कहाँ यूज होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। The particles leave their fixed position and start moving more freely। इससे क्या हुआ? पार्टिकल्स जो जुड़े हुए थे वो फ्रीली मूव, यानी कि उनके बीच में गैप आ, क्योंकि उन्होंने फोर्स को ब्रेक कर दिया। अब वो फ्रीली मूव करना शुरू हो गए। अब स्टेज इज रीच, फिर एक ऐसी स्टेज आ गई जब सॉलिड जो है आपका वो मेल्ट हो गया एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, यहां से आपको डेफिनेशन मिलती है, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melt to become a liquid। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है, यानी कि आपका आइस, वो मेल्ट होके क्या बन जाता है? लिक्विड। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को कहा जाता है मेल्टिंग। समझ आ गया? जिस मिनिमम टेम्परेचर में सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहा जाता है? मेल्टिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। देखो आगे कहा जा रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। अब इसका मतलब ये है कि भैया जितना मेल्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कितना टाइम लग रहा है उस फोर्स को तोड़ने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अब 273.15 केल्विन को हम अप्रोक्सीमेशन में 273 केल्विन। अब देखो, आप हमने जो अभी तक आपने जो अभी तक टेम्परेचर पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ डिग्री सेल्सियस। अब ये है केल्विन में। अब देखो, सी और के अल्फाबेटिकली मान दो, सी पहले आता है, फिर क्या आता है? के। तो सी से अगर आपको के में जाना है, यानी क्या बड़ी यूज किया कि अगर सी से आपको के में जाना है, तो जो पहले था उसको मान लेते हैं छोटी वैल्यू, और जो बाद में आता है इसको मान लेते हैं बड़ी। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? +270। आप क्या करोगे? प्लस। कंफ्यूज नहीं होना है, बस अल्फाबेटिकली याद। और अगर आपको कहा जा रहा है कि वे केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो, तो आपको पता बड़े अल्फाबेट से छोटे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सी पहले है। तो आपको करना है -270। कोई डाउट?
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 273 केल्विन है। मैं आपको कह रहा हूँ 273 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, तो आप कहोगे कि बड़े से छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। तो 273 में से 273 माइनस कर दो, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन। यही बताया था कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है उस स्टेट को क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। When a solid melt, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, its temperature remains the same। कहा था ना, बर्फ वाला पानी और बर्फ दोनों का टेम्परेचर सेम है। Where does the heat energy go, तो क्या बताया था, वो हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, ब्रेक करने में यूज अप हो जाती है। और इस हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट। क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change। जब वो मेल्ट हो रहा था टेम्परेचर उतना का उतना ही था, जब तक वो पूरा मेल्ट ना हो। जब वो मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा था टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब हम मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आए तो टिल ऑल द आइस मेल्ट, यानी कि उस पॉइंट पर जाके जब पूरी की सारी जो आइस है वो मेल्ट हो गई, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया। अब एनर्जी जो है वो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि काम तो हो गया वो। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चेंजिंग द स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में स्टेट को चेंज करने में यूज अप होती है। कैसे चेंज करती है, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। समझ पा रहे हो, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, तो एक तरह से वो छुप गई। भाई हम यही तो कह रहे हैं, कहाँ गई एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो एक हिडन एनर्जी है। इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, और इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। इसी को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। एंड दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ में आ गया। अब ये लेटेंट हीट किस प्रोसेस की है, सॉलिड से लिक्विड वाली है, तो आप कहोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द वर्ड लेटेंट मींस हिडन, हिडन का मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। क्या कहा गया आपको, अमाउंट ऑफ हीट है, कहता जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने में, किसमें, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसी को थोड़ा डेफिनेशन को अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिखोगे तो क्या कहोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग की जगह आप क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, have more energy as compared to particle in ice at the same temperature। मानते हो ना भैया, आइस से आप किस में गए हो, लिक्विड। जो पार्टिकल्स यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी एनर्जी फिर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपने हीट देना शुरू किया। पहले तो हीट वो कहाँ पर यूज हो गई, तो फोर्स को ब्रेक करने में, तो यहाँ तो इतनी टेम्परेचर बढ़ा नहीं। पर जैसे जैसे वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा दिखाई देगा।
यहाँ के टेम्परेचर जब पूरा तरह से वाटर में चेंज हो जाएगा तब, यानी कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी एनर्जी क्या पार्टिकल्स के साथ। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्लियर हो गया यहाँ तक। हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस, क्योंकि जब वो आइस में थे तो वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो गई एनर्जी, तो उस एनर्जी का तो टेम्परेचर पे इफेक्ट आया नहीं। उसके बाद जब वो चेंज हो जाएगा तो लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। समझा गया, यानी कि सेम टेम्परेचर पर अगर हम देखें किसकी एनर्जी ज्यादा है तो आप कहोगे लिक्विड। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, जब आप लाइन टू लाइन चीजों को समझोगे ना सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये अभी जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आप देखोगे यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा हो, तो आप कहोगे पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी। वाटर में एनर्जी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द लेटेंट, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ तो हीट जो यूज्ड अप हो गई, तो जब वो कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पर तो हो गया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा बन गई। इसलिए वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड यानी कि आइस। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. अब क्या हो रहा है, अब वाटर को, अब आप वाटर में चेंज हो गया, किस टेम्परेचर पे, वो 0 डिग्री सेल्सियस में। अब आपने क्या किया, वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है या एक पॉइंट ऐसा आता है, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे लिक्विड में क्या है, जैसे कि मान लो सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे थे, अब लिक्विड में ऐसे हो गए, लेकिन है तो अभी अभी भी गैप में है, थोड़ा थोड़ा ही गैप है, क्योंकि अभी भी इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ इससे कम हो गया लेकिन है तो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि और ज्यादा गैप में जा रहे हैं, एक यहाँ पे भी क्या गैप हो गया है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं हो। लेकिन जब आपने इसको हीट करना शुरू किया, जब आपने इसको क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू, तो वो कहाँ पर यूज हो। अब क्या किया आपने, जब उसको दोबारा, अब आपने क्या किया, जब आपने इसको दोबारा हीट करना शुरू किया, जब आपने इसको दोबारा हीट करना शुरू किया तो फिर क्या हो गया, एनर्जी और बढ़ गई। अब इनकी एनर्जी और बढ़ने से जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था लिक्विड में, ब्रेक होना शुरू हो गया। अब इनके बीच में जो गैप है, अब इनके बीच में जो गैप है ये और ज्यादा बढ़, यानी कि बेसिकली अब ये किस तरफ जा रहे हैं, ये गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अब पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द गैसियस स्टेट। समझ पा रहे हो चीज को, यानी कि एनर्जी और बढ़ गई है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब यहीं से आपके पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास। अभी आपने क्या समझा था, सॉलिड टू लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। अब क्या कहा जा रहा है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। देखो ये वर्ड कॉमन है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहता ही है, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि बॉइलिंग होता क्या है। तो आप क्या कहते हो, बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी, यानी कि पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें लिक्विड में होते हैं, वाटर में होते हैं, वो एनर्जी को गेन करते हैं। और फिर वो क्या होते हैं, जैसे कि देखो आपने दो वर्ड अभी आप देखोगे, एक तो आ गया बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है सरफेस फिनोमिना, सरफेस सरफेस पर होता है, लेकिन बॉइलिंग जो होता है वो पूरे में होता है। जब बॉयल करती है चीज तो नीचे से ऊपर तक, नीचे एनर्जी मिलेगी, ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर वो इवेपोरेट होंगे, ऐसे होता है। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर। समझ में आ गया, ठीक है। फॉर वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो ये टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया, वाटर किस में कन्वर्ट होता है आपका, गैस। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है,
कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो अभी बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जब आप डिफाइन करोगे तो सेम प्रोसेस से डिफाइन करना, जैसे अभी यहाँ पर क्या, बस यहाँ पर आप कैसे वर्ड यूज करोगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ, अब सॉलिड की जगह क्या हो जाएगा, लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point, at its boiling point is known as latent heat of vaporization. यो समझ पा रहे हो, ठीक है, यहां तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। उसने कहा कैन यू डिफाइन, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब यहां से फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइन टू लाइन आपको कहा जा रहा है, water vapor at 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस have more energy than water at the same temperature. सेम वही प्रोसेस क्यों है भैया, जब सॉलिड से लिक्विड में गए तो ज्यादा एनर्जी किसमें थी, लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड में तो क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा था, एनर्जी वहां यूज होगी। ऐसे जब आप लिक्विड से वाटर वेपर में गए, लिक्विड से यानी कि वाटर से आप वाटर वेपर में गए तो ज्यादा एनर्जी किसमें है, वाटर वेपर में, यानी कि आगे वाली स्टेट में हमेशा पीछे वाली स्टेट से ज्यादा एनर्जी होगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब की है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वहां पे क्या था, पार्टिकल्स हैव एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गया, ठीक है। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि भैया टेम्परेचर चेंज करने से हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। भैया सॉलिड को आपने हीट किया तो क्या बन गया, लिक्विड, लिक्विड को हीट किया तो गैस, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस से किसमें कूल करोगे तो लिक्विड, और कम करोगे पानी फिर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। जैसे आपका कभी आपने देखा होगा एक बर्फ वाली बोतल होती है, जैसे कि मान लो ये पूरा इसमें बर्फ का पानी है ना, बर्फ का पानी, पानी तो अंदर ही होता है, बोतल तो पूरी बंद है, लेकिन बाहर आपको पानी इसमें से ऐसे से चलता हुआ दिखाई दे, एयर में पार्टिकल्स होते हैं गैसेस, वो उसके साथ स्ट्राइक करते हैं ठंडी बोतल के साथ, कूल हो गए वो कंडेंस हो जाते, तो कंडेंस होके फिर वो लिक्विड में आ, समझ पा रहे हो इस चीज को, ऐसे होता है। So we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। But there, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, but there are some that changes directly from solid state to the gaseous state. अब ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में समझेंगे, एक्टिविटी 1.13 से। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.